यशवंत जी, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर इस मंच पे ज़रूर कहना चाहूँगा। और चूंकि आप भी लंबे समय से इस तरह का राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक निष्पक्ष डिबेट होनी चाहिए, ओपन डिबेट होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो ये कैश स्कीम शुरू की है उसने राज्यों का जो आर्थिक बोझ है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और कई राज्यों की तो स्थिति ऐसी है कि उनका कर्ज लेने की भी जो सीमा है वो भी पार कर चुके हैं वो, और वो पूरी भी नहीं हो सकती। तो ये हर राज्य में अपनी जो आप प्रो इनकम्बेंसी कह रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए, प्रो इनकम्बेंसी को सस्टेन करने के लिए ये जो कैश डिलीवरी हो गई है, अलग अलग प्रोमिसेस हो गई, आपको नहीं लगता इस पर रीथिंक करने की ज़रूरत है साहब? क्योंकि जब कंट्री की बात आती है, स्टेट की इकोनॉमिक हेल्थ की बात आती है, तो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, केवल मुझे ही नहीं, रमेश जी, इस देश की आम जनता को भी लगता है। एक बात आपको बताएं, ये और एक गलतफहमी है कि लोगों को मुफ्त का खाने की आदत है। लोग मुफ्त को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इस देश का गरीब से गरीब भी एक समय का पेट भरा हो तो दूसरे समय रोजगार मांगता है। कोई भी याद रखिए, स्वाभिमानी व्यक्ति, महिला भीख नहीं चाहते, चाहे वो भीख सरकार से ही क्यों ना मिल रही हो। आप गरीब से गरीब इंसान के पास में पूछेंगे जाकर के, ठीक है राशन दे दीजिए, लेकिन काम दीजिए। तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट उस चीज का है, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज कि एक जगह पे मैं आपसे थोड़ा सा मतांतर रखता हूं, वो ये, महिलाओं को दी जाने वाली जो चीजें हैं उनको मैं फ्रीबीज की श्रेणी में काउंट नहीं करता। कारण ये है, पुरुष के अकाउंट में आप 5,000 रुपए डालिए, वो 5,000 रुपए कहां जाएंगे हमको आपको सबको पता है। आप कह रहे हैं वापस इकोनॉमी में आएंगे। महिला के अकाउंट में पैसा जाएगा, वो वापस इकोनॉमी में आएगा, क्योंकि महिला के अकाउंट में जाने वाला पैसा वो घर के खर्च, बच्चे की पढ़ाई, पति के स्वास्थ्य, वो कितना भी आप मजाक उड़ाएं, कुछ भी कहें, या स्वावलंबन के नाते अपने एंटरप्राइज के ऊपर जो वो महिला खर्च करेगी। इसलिए महिलाओं के अकाउंट में दिए जाने वाले पैसे को मैं फ्रीबी नहीं मानता। तो फ्रीबी कल्चर तो आ गया ना। और मुझे इस चीज को, चूंकि बिहार को आपने अवलोकन करते हुए ये समझा कि मैं वही समझना चाह रहा था, दिल्ली में अगर कोई परंपरा शुरू होती है फ्री बीज की, तो उसको लेकर कैंपेन किया जाता है सोशल मीडिया में पार्टीज के द्वारा। हमने वहां वो सरकार फ्री बीज में चुन ली, आप भुगती है। लेकिन उस फॉर्मूले को तो लागू करते हुए यहां भी दिखने लगा होर्डिंग्स में कि अगर हमारी सरकार बनी तो इतनी यूनिट। क्या बिहार के लोग अभी भी वो श्रम के साथ अर्जन करना चाहते हैं, या फ्री बीज की साइकोलॉजी में आ गए? बिहार के लोग अगर श्रम के साथ अर्जन नहीं करना चाहते तो इतनी बड़ी तादाद में माइग्रेंट यहां से बाहर जाता क्या? कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस देश के जितने अमीर राज्य हैं उनकी इकोनॉमी चला कौन रहा है? बिहारी का खून पसीना चला रहा है ना। डिपेंडेंसी तो बिहार के ऊपर है ना। जिस श्रम को हे दृष्टि से कई लोग देखते हैं, मैं आज आप बंबई से बिहार हटा लीजिए, पूरब हटा लीजिए, सही बात है ना, जौनपुर से लेकर के हमारे मतलब पूरा यहां तक का जितना पूरब, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश को उसमें शामिल कर रहा हूं, पूरब को आज आप बंबई से हटा लीजिए, आप 24 घंटे बंबई चला के दिखा दीजिए मुझे। बिल्कुल सही बात। तो ये मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी जगह पे बिहार को अपना सम्मान से काम करने का मौका मिले। अगर जब मनरेगा शुरू हुआ, मनरेगा के बाद में कितनी जगहों पे श्रमिकों की कमी पड़ गई। भले ही ठीक है, मैं मानता हूं कि मनरेगा वाला काम गड्ढा खोदो गड्ढा पाटो, गड्ढा खोदो गड्ढा पाटो, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव लेबर नहीं था, मैं मानता हूं। लेकिन बट 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस में उसी मनरेगा ने बचाया था इस देश को, उसी ने काम चलाया। तो आप बिहार में इंडस्ट्री लाइए, आप बिहार में यहाँ के श्रम को यहाँ रोजगार मुहैया कराइए, तो उससे ज्यादा बड़ी कोई चीज नियामत हो नहीं सकती यहाँ के लिए। आई थिंक अजीत जी, आप बिहार से आप पूछिए ना। नहीं तो ठीक है, बिहार की ही बात हो रही है, चारों तरफ बिहार की ही बात हो रही है। लेकिन अब ये काफी थ्योरेटिकल बातें हम लोगों ने कर ली राजनीति को लेकर के। अब चुनाव पर आप बहुत कम बोल रहे हैं। आपने एक ट्रैकर कहा, तेजस्वी यादव के लिए कहा, आपने एब्स्ट्रैक्ट कहा। तो अब आप चुनाव से रिलेटेड बातें बताइए कि क्या है आपका, जो आपकी सर्वे की टीम है सब घूम रही है, क्या एनालिसिस कर रहे हैं आप? कई चीजें हैं उसमें, आप बारी बारी से बता दें, या और साथी लोग इस पर सप्लीमेंट्री पूछें, नंबर्स को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के, अलायंस को लेकर के, आप ये तमाम चीजें हैं
उसमें इन सब चीजों को आप कैसे किस तरह से बिहार का analyze मिजाज सीधा सीधा अजीत जी जानने देखिए, बिहार में एक जिसे आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गई है, उसका नाम है जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर, हाँ। प्रशांत किशोर। आप आउट ऑफ सिलेबस कह रहे हैं? Out तो of- इन सिलेबस है। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया है सबके सामने। तो अभी क्या है कि अपने अपने हिसाब से लोग उसको नकार रहे हैं, स्वीकार रहे हैं उस तरीके से। देखिए, ट्रैक्शन तो मिल गया है उनको, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चर्चा में वो आ गए हैं और युवाओं के बीच में ज्यादा चर्चा में आ गए। अब चाहे वो उनकी मास्टरी कहिए नैरेटिव की, या यूट्यूब जो उन्होंने यूट्यूबर्स बनाए, या सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन का वो हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो एक आइडियोलॉजिकल एग्नोस्टिक, कास्ट एग्नोस्टिक यूथ जिसे आप कहें, जिसको ये अब दोनों तरफ हो गया, थोड़ा नया कुछ चाहिए वाले अंदाज में, वो उनको उन्होंने अपनी ओर रिझाया है। ठीक है, और ये कुछ कुछ वैसा है जैसा 2013 के ट्रैकर में हमको दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सुगबुगाहट लग रही थी। लेकिन दिल्ली दिल्ली है, बिहार बिहार है। दिल्ली कास्ट एग्नोस्टिक सोसाइटी है, लार्जली स्पीकिंग, एक मिडिल क्लास अर्बन, वहां पे कास्ट इक्वेशन ज्यादा काम नहीं करते। रिलीजियस हैं, अभी भी काम करते हैं, लेकिन कास्ट नहीं। अब बिहार में उस तरीके की राजनीति के ऊपर ट्रैक्शन गेन करना अलग बात है, एक्चुअल वोट गेन करना अलग बात है। तो ट्रैक्शन में वो 20, 21, 22 तक भी हमारे उसमें आ जा रहा है नाम। असली वोट उनका कितना कन्वर्ट होगा, इसके ऊपर मुझे अभी संदेह भी बट है। आपको लगता है स्ट्रैटेजी एक तरह से, अगर अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी देखें, वो पर्सनल हमले कर रहे थे उस समय, आपने देखा ही था, और साथ ही साथ लोगों के बीच जा भी रहे थे, लेकिन एक सिंपैथी वोट जो मुझे याद है, क्योंकि यशवंत जी हम उस टाइम पे जनता का एजेंडा एक प्रोग्राम करते थे न्यूज नेशन में, तो हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रोग्राम करते थे 1 घंटे का। तो मैंने देखा कि बीजेपी के साथ 100 लोग होंगे और आम आदमी पार्टी के साथ गिनती के 5 लोग, और फिर बाद में बीजेपी वाले वो 5 लोगों को बड़ा परेशान करते थे। वो मैंने देखा हर जगह एक सिंपैथी पॉइंट वहां पर बनते जा रहा था, बट वो यहां नहीं दिखाई देता। तो बहुत जो मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने जैसा कहा कि ये डिफरेंस बहुत है, तो ये मुकाबले को अगर हम देखें, जैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं हमारा मुकाबला एनडीए के साथ है, महागठबंधन कहीं नहीं है, आपका क्या देखिए, सोचना? उनका मुकाबला एनडीए से भी है, महागठबंधन से भी है। वो बीच की लाइन खींच रहे हैं, उनको दोनों साइड के नाराज वोटर अपनी ओर साधने हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किसको देख रहे थे आप? अभी फिलहाल देखिए नुकसान, अगेन देखिए आंकड़ों में क्या होता है। अब मैं आपको 2 तथ्य दूंगा, दोनों तथ्य से आप अर्थ अलग अलग निकालेंगे। प्रशांत किशोर अगर अभी 10 वोट पा रहे हैं, तो 10 में से 8 वोट एनडीए के खाते से आ रहे हैं, वो भी अपर क्लास जो है, अर्बन क्लास, अपर क्लास जो भी है। तो उससे पहला आप निष्कर्ष निकालेंगे, इसका मतलब प्रशांत किशोर एनडीए को नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चुनाव सत्ता विरोधी नतीजे तब देता है जब नाराज वोट स्विंग होकर एक खाते से दूसरे खाते की ओर जाता है। अब ये ऐसा है, पेंडुलम यहां से छूटा नाराज वोटर का, दूसरी साइड में टर्न से जाता है, तब सत्ता परिवर्तन होता है। अब पेंडुलम छूट गया, बीच में प्रशांत किशोर ने रोक लिया, तो ये नाराज वोटों की पार्किंग हो रही है, इससे एनडीए को नुकसान हो रहा है, या एनडीए को इनडायरेक्ट फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये बिहार की राजनीति में फायदा पहुंचाया जा रहा है, फायदा ऑटोमेटिकली मिल रहा है। लेकिन अभी जैसे आपने देखा होगा कि वो अभी एकाएक, पहले वो इसको करते रहे कि एंटी तेजस्वी प्लैंक के ऊपर बहुत ज्यादा वो करते रहे, तो उस समय तक क्या हुआ कि प्रो एनडीए एंटी आरजेडी वोट का एक हिस्सा जो कि अभी के एनडीए से नाराज है, वो उनकी ओर गया। फिर अब वो एक तरफा हो रहा था, तो अब उन्होंने अपनी तोप घुमा दी है एनडीए की ओर। अब वो केवल बीजेपी के नेताओं, जेडीयू के नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, उनकी ओर भाग रहे फिर हैं। इस पे एक नाम और मैं शामिल कर देता हूँ, जो कि प्रशांत किशोर को शामिल कर रहे हैं। शायद चिराग पासवान को इस बार हम मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नीतीश कुमार के अलग होके वो पिछली बार चुनाव लड़े थे, इस बार आ गए। इनकी लोकप्रियता कहाँ तक आंकी आपने? देखिए, चिराग जी तो हनुमान थे, उन्होंने लंका भी लगाई, लेकिन अयोध्या में जाके लगाई पिछली बार। तो वो हनुमान जी की भूमिका जो है संदिग्ध थी। अच्छा, इस बार बड़ी सेलेक्टिव उन्होंने लंका लगाई थी। अब इस बार उन्होंने अपने आप को कर लिया, तो एक ओवरलैपिंग तो मैं ये पा रहा हूं कि जो चिराग पासवान को वोट मिला था, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एनडीए के अपर कास्ट वोटर्स का भी था, जो जेडीयू के कैंडिडेट्स को वोट नहीं देना चाहता था।
कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग प्रशांत किशोर के वोटर्स में है। वो वही वोटर है जो इस समय प्रशांत किशोर के लिए हामी भर रहा है। लोकसभा का रिजल्ट भी चिराग ने बहुत अच्छा कर एग्जैक्टली। तो चिराग पासवान जी की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, क्योंकि वो सही तरीके से एनडीए का वोटर और सपोर्ट भी उनको मिलता है। अब अगर इस समय वो कितनी सीटों पे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, इसके ऊपर तो अभी चर्चा आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे मुझे कि अब मेरे सवाल पूछ क्या है कि मैं कितना भी टीवी से चला जाऊं, रह के एंकर मेरे अंदर आता है, ये सामने बैठे हैं तो मन तो कर रहा है चार सवाल इधर दाग आ जाता है। लेकिन आप वो हम लोग वाला सवाल रह गया। आप बताइए तो सही, चुनाव का क्या मूड देख रहे हैं एनडीए के लिए भी? क्या एनडीए की संभावना क्या देख रहे हैं? अभी जो प्रशांत किशोर का आपने कहा कि अगर वो रोक देंगे तो क्या इतना रोक देंगे कि फिर वो कंफर्टेबल मेजोरिटी एनडीए को आ जाए, या उससे कम रुकेगा और इंडिया ब्लॉक को कुछ फायदा हो जाएगा? एक तो ये सवाल है। मतलब ओवरऑल और मुद्दे क्या देख रहे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इस चुनाव को कोई दिशा मिलेगी? मुद्दा तो देखिए अभी मुझे कोई फिलहाल ऐसा बनता हुआ दिख नहीं रहा है, सिवाय ऊब के और उसके, मतलब अगर इधर से देखें और दूसरी साइड के रेटोरिक है जंगल राज वाला, वो तो ठीक है ना, एसआईआर वाला मुद्दा नहीं है। वोट चोरी नहीं है। वोट चोरी बिल्कुल मुद्दा नहीं है। मुद्दा वोट चोरी का तभी बन सकता है, और ये मैंने पहले भी लिखा भी था इसके ऊपर, कि जिस दिन बिहार की जनता में लाखों लोगों को ये लगे कि हमारा नाम कट गया और वो सड़क पे आ गए, तब तो क्रांति हो जाएगी। लेकिन अगर नाम नहीं कटा है तो फिर ये कौवा कान ले गया वाला होगा मामला, कि ले गया, हर कोई अपना कान छुएगा, मेरा तो नहीं ले गया ना, अगले का ले गया होगा तो ले गया होगा। तो अगर वोट नहीं कटा तो ये मुद्दा नहीं बनेगा। तो मुद्दों के मामले में अभी बहुत ही विचित्र सा ये नॉन इशू इलेक्शन की ओर होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। एडवांटेज अरिथमेटिक के हिसाब से अभी भी एनडीए को है, एडवांटेज है, मुकाबला अच्छा है, एडवांटेज है। लेकिन एनडीए की समस्या नॉन परफॉर्मिंग एमएलएज बड़ी तादाद में, नॉन परफॉर्मिंग एमपीज बड़ी तादाद में, क्योंकि इनके कैंप में, एनडीए के कैंप में इन लोगों को बहुत बुरी आदत लग गई है वेव में इलेक्शन जीतने की, चाहे वो प्रधानमंत्री के नाम की चुनही ठोकें, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाम की चुनही ठोकें। तो काम धाम जो नीचे के लेवल पे है वो लगभग उनकी उपस्थिति, उनका काम, उनकी जवाबदेही शून्य के लेवल की है। तो कितने टिकट काटेंगे, क्या काट पाएंगे, कास्ट इक्वेशन में कितना काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। एक मेरे जो सारा ध्यान लगा हुआ है जी, वो दरअसल वो लगा हुआ है ये महिलाओं वाली स्कीम को लेकर के, और उसका मैंने आपको पहला हिस्सा बता दिया, क्योंकि ये मैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह से नहीं देखता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं का, सबका पैसा बढ़ा। मेरा मानना है कि ये चुनाव महिलाओं का चुनाव होगा, 48% है, महिलाओं का चुनाव होगा। और दो चीजों पे निगाह रखिएगा, महिला टर्नआउट पे। अगर महिला टर्नआउट पुरुष टर्नआउट बराबरी पे गया तो एनडीए को बहुत स्लाइट एडवांटेज, स्लाइट मतलब मुकाबला बहुत कांटे को होगा। फिर वो कैंडिडेट सिलेक्शन, कौन किसका काटेगा, क्या काटेगा, वो उसके ऊपर जाएगा। प्रशांत किशोर किसके रेबल को टिकट किस सीट पे दे देते हैं, उस पे जाएगा। लेकिन अगर महिलाओं का टर्नआउट 2 या 3% भी ज्यादा हो गया तो ये बहुत ही विचित्र तरीके से चुनाव परिणामों को। यशवंत जी एक और बात ना, आप देखिए, आपने महिलाओं का जिक्र किया, जो शराबबंदी थी वो एक बहुत बड़ा रोल माना गया। बट मैं प्रशांत किशोर जी को कहीं सुन रहा था, उन्होंने कहा शराबबंदी से नीतीश कुमार चुनाव नहीं जीते। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा। दूसरा क्या है कि उनका कहना है कि अगर वो आ गए तो पहली नजर में शराबबंदी को पहली कैबिनेट से ही ये बंदी जो है खत्म कर देंगे। तो जब भाई वो भी चुनाव को समझते हैं, इतने लंबे समय से चुनाव की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो इतनी हिम्मत कैसे दिखा पा रहे हैं, जबकि ये बात तेजस्वी भी कह सकते थे कि साहब मैं आऊंगा तो शराबबंदी बंद कर दूंगा। वो ये मान के चल रहे हैं महिलाओं पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मान के चल रहे हैं महिलाओं पे इम्पैक्ट नहीं चलेगा। ये क्या है? मुझे लगता है शायद वो अपने ऑडियंस को, जो उनको दिख रहा है कि अभी मेरे पास में ट्रैक्शन जहां पे आ रहा है, युवा मेल ऑडियंस, वहां पे शायद वो बात ज्यादा क्लिक करे कि हम शराबबंदी को हटा देंगे। शायद मैं इसको ऐसे देखता हूं, क्योंकि महिलाओं की सेंसिटिविटी शराबबंदी को लेकर के बहुत अलग तरीके से जुड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता कि आप महिलाओं के बीच में जाके पूछें कि शराबबंदी हटा दें तो 90% महिलाएं मना करेंगी हटाने के लिए। ह्यूमन रेल देखा था हमने। एग्जैक्टली, हाथों पे हाथ लेके लोग ये शराबबंदी के असल में क्या है कि ये एक मिसकंसेप्शन ऐसा है कि नीतीश कुमार शराबबंदी पर कोई चुनाव नहीं जीते।
2015 का चुनाव जब वो जीते, उसके बाद 2016 में शराबबंदी लागू की और 2020 का तो चुनाव वो हार ही गए थे, 43 ही सीट जीते। तो शराबबंदी पर चुनाव जीतने का नहीं था मामला, वो उनकी जो कंटिन्यूटी आपने कहा ना कि जो पोशाक देने का और साइकिल बांटने का, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का, ये उसकी कंटिन्यूटी थी। वो लगातार चीजें करके वो लोगों को जोड़ते गए, वो एक चीज तो उनके साथ है। उनका एडवांटेज क्या है, एनडीए का भी एडवांटेज आप क्या देख रहे हैं, डिसएडवांटेज क्या देख रहे हैं, और जो इंडिया ब्लॉक है उसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है आपकी नजर में? एनडीए का एडवांटेज नीतीश जी की महिला सेंट्रिक नीति और उनकी अपनी इज्जत प्रदेश की महिलाओं के बीच में, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, ठीक है, ठीक है, इसके ये अलावा advantage है। तीसरा कोई एडवांटेज नहीं। नहीं, जो ये योजनाएं ये शुरू हुई हैं, एडवांटेज ये है, तमाम जो योजनाएं शुरू ये हुई एडवांटेज हैं, है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, ये दो उनके अपने अपने तरीके से लोकप्रियता, ये एडवांटेज है। जो उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो मैंने आपको बताया, और महागठबंधन में नकारा किस्म के एमएलए एमपीज जो कि क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। और आई होप कि इस समय कोई श्रोताओं में प्रवक्ता नहीं बैठा हो उनका, लेकिन फिर भी कहने में भारतीय मुझे कोई जनता पार्टी गुरेज के नहीं प्रवक्ता है। एक वहाँ अगर हैं तो बुरा मत मानिएगा बिल्कुल। मेरा मानना यह है कि जब आप सत्ता में होते हैं उस समय आपके चेहरे आपके प्रवक्ता होते हैं, और जितना आप सत्ता में हो आपके चेहरों को उतना ही ज्यादा विनम्र, सभ्य, सुशील और तमीज से बात करने वाला होना चाहिए। एक समस्या मैं राज्यों से लेकर राष्ट्र के स्तर तक भाजपा के प्रवक्ताओं में देख रहा हूं कि जितनी बार वो टीवी पे मुझे दिखाई देते हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि 25 वोट इनके कम खराब हो रहे हैं। जितना प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं बटोरने की, कहीं ना कहीं नीचे पलीता लगा करके वो नुकसान करते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस में मैं आपको गिनती कर रहा हूं। अब आइए आप महागठबंधन का एडवांटेज डिसएडवांटेज। डेफिनेटली तेजस्वी यादव की अपनी अपील, अपना नेतृत्व एक बड़ा एडवांटेज है। बहुत कम लीडर्स मैं मानता हूं भारत में जिन्होंने पिता की पॉलिटिकल कैपिटल को लुटाया नहीं। अखिलेश यादव, ठीक है ना, अखिलेश यादव। लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल दरअसल झारखंड का है। हेमंत सोरेन अपने पिता की लेगेसी को 4 कदम आगे ले गए हैं, क्योंकि शिबू जी का, गुरु जी का था, वो अपना केवल और केवल आदिवासी तक था, उसको मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास यूथ तक ले जाने का काम हेमंत सोरेन का था।